हेलो फ्रेंड्स। मैं तेजकन शर्मा टीके स्टडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले वाली जो टॉपिक थे यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी के संदर्भ में अपन पढ़ रहे थे। राजस्थान की ज्योग्राफी में देशांतरीय विस्तार, अक्षांश विस्तार, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई, इनके बारे में हमने स्टडी कर ली थी। आज अपन इससे राजस्थान की ज्योग्राफी एक नया टॉपिक लेंगे और बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। और टॉपिक का नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इन राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की हम बात करेंगे। देखिए, राजस्थान की जो भौतिक प्रदेश हैं, उन भौतिक प्रदेशों को अगर उनको चार भागों में डिवाइड किया गया है। चट्टानों के विकास और उच्चावस्था के आधार पर उनको चार भागों में डिवाइड किया गया है। जिसे हम कहें पश्चिमी मरुस्थल और अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ऐसे इनके चार भाग हैं। इनको चार भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए, सर्वप्रथम जो प्रोफेसर बीसी मिश्र थे, उन्होंने 1968 में भौतिक प्रदेशों का उन्होंने अध्ययन किया। इसके बाद में 1994 को प्रोफेसर त्रिपाठी व सक्सेना महोदय ने एक बुक लिखी, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इन राजस्थान के भौतिक प्रदेशों हमें राजस्थान की सभी भौतिक प्रदेशों की हमें जानकारी हमें मिलती है। तो आज अपन सिर्फ आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सिर्फ थार के मरुस्थल के बारे में ही बात करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक में अपन जो हमारे जो अरावली पर्वतमाला है, उस अरावली पर्वतमाला के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं और आप लगातार नोट्स बनाते जाइए। और ये जो मैं आपको ये इन नोट्स से जो पढ़ा रहा हूँ, ये काफ़ी जो ऑथेंटिक किताबों से लिए गए नोट्स हैं और आप भी इसके नोट्स बनाते रहिए। बढ़ते हैं आगे। थार का मरुस्थल। अगर हम थार के मरुस्थल की उत्पत्ति की अगर बात करें, तो थार के मरुस्थल की उत्पत्ति तैतीस सागर से हुई है। और तैतीस सागर से हुई है और नियोजक महाकल्प और प्लीस्टोसीन काल के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई है। देखिए, थार मरुस्थल का इसका उद्भव देखिए, भूगर्भिक शास्त्रियों का, ये थोड़े ऐसे है, भूगर्भिक शास्त्रियों का मानना है कि यहाँ पर पहले तैतीस सागर हुआ करता था। इसी तैतीस सागर के अवशेष उत्तरी भारत व हिमालय पर्वतमाला को माना जाता है। यानी कि जो भूगर्भिक शास्त्री थे, उनका मानना है कि एक तो हमारे जो थार का मरुस्थल और जहाँ पर आज वर्तमान में हमारा जो हिमालय पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला और थार के मरुस्थल की उत्पत्ति तैतीस सागर से हुई है। क्यों? ये कि इयोसीन काल से लेकर प्लीस्टोसीन काल के मध्य यहाँ पर एक तैतीस सागर था जो बहुत खारा था। क्योंकि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में अभिसरित होने से हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। जो हम आगे प्लेट टेक्टोनिक की जो थ्योरी है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। तो विद्वानों का तर्क इयोसीन से लेकर प्लीस्टोसीन काल तक के आरंभिक के समय तक यहाँ पर तैतीस सागर का विस्तार था। इयोसीन काल 5.50 करोड़ वर्ष पहले से 3.5 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हुआ है। प्लेस्टोसीन काल 25 लाख वर्ष पहले प्रारंभ हुआ और लगभग 10,000 साल पहले समाप्त हुआ। उस समय तैतीस सागर विस्तृत था। यानी कि 25 लाख वर्ष और 10 साल पहले के बीच में हमारे इस जो पश्चिमी जो मरुस्थल है, उसमें ये सागर था। और आज वर्तमान में ये बिल्कुल विलुप्त हो गया है। आगे बात करते हैं। प्लेट विवर्तनी के अनुसार इस तैतीस सागर की संरचना में परिवर्तन हो गया। इसके अनुसार भारत की इंडियन प्लेट और जो यूरेशिया प्लेट है, यानी कि यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया की जो प्लेट है, इनके आपस में टक्कर से हिमालय पर्वतमाला और तैतीस सागर का थार के मरुस्थल का निर्माण हुआ है। इन दोनों प्लेटों के अभिसरण से तैतीस सागर ऊपर आ गया और धीरे धीरे यहाँ पर मरुस्थल का निर्माण हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि अगर क्वेश्चन आए कि हिमालय पर्वतमाला और थार के मरुस्थल का निर्माण तैतीस सागर के अवशेष हैं और इसी के आधार पर उनका निर्माण हुआ है।
तैतीस सागर के अवशेषों को ही राजस्थान में थार के मरुस्थल के उत्पन्न होने का सबसे महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक माना जाता है। राजस्थान की जिस भूमि पर मरुस्थल वर्तमान में बसा हुआ है, वहां पर अधिकांशतः खारे पानी की झीलें ही पाई जाती है, क्योंकि तैतीस सागर के अवशेष है, क्योंकि तैतीस सागर खारा है और उसमें कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण इससे अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर पहले क्या था, तैतीस सागर था। खारे पानी की झीलें इस और संकेत करती है कि यहाँ पर पहले खारे पानी वाला समुद्र रहा होगा, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, इसमें कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। देखिए फ्रेंड्स, विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं उनकी स्थिति महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही स्थित। देखिए, विश्व में जितने भी मरुस्थल है ना, उन जो महाद्वीपों के पश्चिम भाग में स्थित है। जैसे आप बात करें राजस्थान या भारत का थार का मरुस्थल है। जैसे हम बात करें अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, अगर हम बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जैसे सहारा का मरुस्थल है, नामीब का मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल, ये सारे के सारे पश्चिम भाग में। अगर हम दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो अटाकामा का जो मरुस्थल वो पश्चिम भाग में है। कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी मरुस्थल हैं विश्व में, जितने भी डेजर्ट हैं, ये जो कॉन्टिनेंट के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका रीजन क्या है, रीजन की हम बात करते हैं। देखिए रीजन क्या है, इसके दो प्रमुख रीजन हो सकते हैं। देखिए क्या है, पहला जो रीजन है, महाद्वीपों के पूर्वी भागों में मानसून जो हवाएं होती है ना, जो पश्चिम तक आते आते उसमें जो नमी की मात्रा होती है वो बहुत कम हो जाती है, और नमी की मात्रा कम होने से वहां पर बारिश नहीं होती है, और बारिश नहीं होने से वहां पर जो डेजर्ट बन जाता है। दूसरा रीजन यही है कि महाद्वीपों के जो पश्चिम भाग में क्या होता है कि जैसे ठंडी जलधाराएं बहती है, और ठंडी जलधाराएं बहने से क्या होता है कि वहां पर वाष्पीकरण नहीं होता, और वाष्पीकरण नहीं होता तो बारिश नहीं होती, और बारिश नहीं तो वहां पर डेजर्ट हो जाता है। अगर पश्चिम भाग में जो ठंडी जलधाराओं की अगर बात हम करें तो देखिए, ठंडी जलधारा जैसे फॉकलैंड की जो जलधारा है, जैसे कनारी की जलधारा है, और जैसे लेब्राडोर की जलधारा है, जैसे आईएसयू की जलधारा है ना, ये काफ़ी ऐसी जलधारा हैं। इनसे कारण क्या होता है कि ये वहाँ पर जो पश्चिमी तट पर वाष्पीकरण नहीं करने देती, और वहाँ पर बारिश नहीं होती है। तो इस रीजन से क्या होता है कि महाद्वीपों के पश्चिम भाग में डेजर्ट्स की उत्पत्ति हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि हमारे जो थार का मरुस्थल है, इस थार के मरुस्थल का नामकरण कैसे हुआ। सीधी सी बात है कि थार पारकर शब्द का आधार जो पाकिस्तान का एक जिला है थार पारकर, और थार पारकर के नाम से इसका नाम थार मरुस्थल पड़ा। साथ ही यहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर एक थार पार्क नस्ल की एक गाय होती, इस रीजन से भी वहाँ पर थार पारकर जो मरुस्थल का नाम क्या पड़ा, थार मरुस्थल नाम पड़ा। देखिए, थार शब्द से थल से बना है, थल का अर्थ है रेत के मैदान, तो इसका रेत का मैदान इसको हम कहेंगे, शाब्दिक अर्थ इसका है। थार के मरुस्थल की विश्व पर भौगोलिक स्थिति देखा जाए तो यह विश्व में नौवां स्थान पर ये गर्म मरुस्थल है। यानी कि विश्व में देखें तो हमारे जो थार का मरुस्थल है ये गर्म है, और ये उस गर्म यानी कि नौवां स्थान है गर्म मरुस्थल में इसका। और सभी स्थितियों में अगर देखा जाए तो इसका 17वां स्थान। अब सभी स्थितियों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी वगैरह है, जीवाश्म वगैरह है, और मनुष्य का अगर निवास है, तो इस आधार पर इसका स्थान आता है, 17वां स्थान आता है। अगर क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल में जो थार का मरुस्थल है देश में अत्यधिक, भारत में 85% आता है और पाकिस्तान में 15%, यानी कि भारत में सर्वाधिक इसका विस्तार है और पाकिस्तान में सिर्फ 15% ही इसका विस्तार है। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो थार का जो मरुस्थल है भारत में इसका विस्तार देखिए, यानी कि भारत में इसका जो विस्तार है कितने राज्यों में और सर्वाधिक किस राज्य में। तो देखिए, थार मरुस्थल का जो विस्तार है वो 4 राज्यों में। जैसे देखिए, गुजरात में है, राजस्थान में है, पंजाब में है और हरियाणा में। अगर इन 4 राज्यों की अगर बात करें तो सर्वाधिक इसका जो विस्तार है वो हमारे राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में भी है, 90% है। देखिए, तैतीस सागर के अवशेष यानी कि मरुस्थल, इनकी इस तैतीस सागर जो अवशेष हैं उनकी बात करें तो देखिए क्या है, थार के मरुस्थल में अवसादी चट्टानों की प्रधानता है। जो थार का जो मरुस्थल है इसमें अवसादी जो सेडिमेंट्री जो चट्टान है उसका क्या है,
प्रधानता है। जीवाश्म खनिज जैसे कोयला है, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, इसके भंडार हमारे थार के मरुस्थल, जैसे आपको पता है कि बाड़मेर में रिफाइनरी लगी हुई है, वहां पर पेट्रोल और डीजल वगैरह प्राकृतिक गैस भी निकाली जाती है। एक है कुलधरा गांव यानी जैसलमेर में, यहाँ पर मछली के भी अवशेष मिले, यानी कि मछली के अगर अवशेष मिले तो सीधी सी बात है, हम इसका अनुमान ये भी लगा सकते हैं कि पहले यहाँ पर समुद्र रहा होगा और वो भी तटीय सागर है। अकल जीवाश्म पार्क यानी कि ज्यूरेसिक काल की प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष भी मिले हैं। अकल जीवाश्म पार्क जो हमारे जैसलमेर में, यहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती है। तो हम बात कर रहे थे भारत में थार के मरुस्थल के विस्तार की 4 राज्यों में है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में, और पाकिस्तान में आपको पता है 15% है। तो यहाँ पर सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत में ही क्या है, थार का मरुस्थल है। एक विशेष बात है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का बहावलपुर जिले में चोलिस्तान का एक मरुस्थल है जो हमारे थार के मरुस्थल के पास आता है और उसको कनेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। थार का जो मरुस्थल है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 61.11%, और यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है 40%। अगर क्षेत्रफल की देखें तो 61.11% भूभाग पर थार का मरुस्थल और उसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। और अगर इसको हम देखें, अगर 2/3 भाग पर ये स्थित है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है और यहाँ पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो थार के मरुस्थल की लंबाई चौड़ाई की अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले लंबाई की बात करते हैं। तो देखिए लंबाई उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम 640 किलोमीटर है, और चौड़ाई अगर पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की बात करें 300 किलोमीटर है। तो चौड़ाई लंबाई तो 640 किलोमीटर और चौड़ाई 300 किलोमीटर। और अगर ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो ऊंचाई को 2 तरीकों से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से तरीके हैं। एक तो हम भारत व पाक की सीमा पर ऊंचाई इसकी 150 मीटर है। एक समुद्र तल से ऊंचाई अगर मापते हैं तो इसकी ऊंचाई है 300 मीटर, यानी कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है रेड क्लिफ वाली, अगर वहां से देखें तो इसकी ऊंचाई 150 किलोमीटर, और समुद्र की ऊंचाई से अगर समुद्र तल की ऊंचाई से देखिए तो 300 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। तो अक्सर आपको पता है कि जो भी ऊंचाई मापते हैं, जैसे आप पठार है, जो पहाड़ियाँ हैं, जैसे टीले वगैरह, उनकी जो ऊंचाई होती है वो समुद्र तल से हम मापते हैं। तो ये उसकी ऊंचाई 300 किलोमीटर है, ठीक है। थार के मरुस्थल का जो ढलान की अगर बात करें तो थार के मरुस्थल का जो ढलान है, तो देखिए इसका ढलान देखिए उत्तर से दक्षिण, यानी कि उत्तर से दक्षिण इसका ढलान है। थार के मरुस्थल उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर इसका ढलान है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम इसका ढलान है, और उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तक है ही, तो इसका ढलान ऐसा है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। देखिए थार का मरुस्थल दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला, यहाँ जैव विविधता अधिक पाई जाती है, यानी सबसे विश्व में जितने भी डेजर्ट हैं उन सभी डेजर्ट के अंदर सबसे अधिक आबादी यानी कि जनसंख्या यहीं पे निवास करती है, और सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी भी अधिक यहाँ पर पाई जाती है थार के मरुस्थल के अंदर। जैसे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु वगैरह है ना, इसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो ये इसमें निवास कर, ये भी क्वेश्चन अक्सर आता ही रहता है, ठीक है जी। थार के मरुस्थल को संरचना की दृष्टि से नवीन एवं युवा पर्वत कहा जाता है, यानी कि थार का जो मरुस्थल है अगर उसकी स्ट्रक्चर यानी संरचना की दृष्टि से देखें तो थार के मरुस्थल को हम नवीन एवं युवा पर्वत कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण और उद्भव प्री स्टोसिन काल तक माना जाता है। देखिए थार के मरुस्थल का जो विस्तार है और हमारे राजस्थान में 12 जिलों में है, और 12 जिलों के यानी कि ये जो 4 संभाग में, 4 संभागों के 12 जिलों में है। तो ये हम बात करेंगे, तो यहाँ से थोड़ा माइनर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो उसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा। देखिए बीकानेर संभाग 4 जिले आते हैं इसमें, जोधपुर संभाग 5 जिले आते हैं, अजमेर संभाग में 1 जिला आता है, और जयपुर संभाग में 2 जिले आते हैं। तो इन जिलों की हम बात कर लेते हैं। देखिए
देखिए साहब, बीकानेर संभाग में 4 जिले कौन कौन से हैं? देखिए, बीकानेर स्वयं आएगा, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। जोधपुर संभाग में 5 जिले आएंगे, एक स्वयं जोधपुर आएगा, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और पाली। अजमेर संभाग है, लेकिन इस अजमेर स्वयं ना आकर यहाँ का इसका कौन सा जिला आता है? नागौर। ऐसे ही जयपुर संभाग के 2 जिले, जयपुर संभाग न आके क्या है? सीकर और झुंझुनू आते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये टोटल हो गए 12 जिले हो गए, ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो जिले हैं उनको आप मैप में लोकेट करके देखिए, तभी आपको लर्न होगा। आगे बढ़ते हैं। थार के जो मरुस्थल है, अगर इसका हम टेम्परेचर करें तो ये 49 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान है। और अगर इसका सर्दियों में तापमान देखें तो ये माइनस में चला जाता है, -3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तभी आपको पता है कि जो मरुस्थल है जल्दी ही गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा होता है। तो हमारे जो राजस्थान का चूरू जिला है, चूरू जिले में सर्वाधिक सर्दी पड़ती है और सर्वाधिक ही गर्मी पड़ती है। तो यही इसका एक रीजन है। तो डियर फ्रेंड्स, हम थार के मरुस्थल की कुछ विशेषताओं की बात अपन कर लेते हैं। थार का मरुस्थल की क्या विशेषता? देखिए, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या या जैव विविधता किसमें पाई जाती है? थार के मरुस्थल में पाई जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को नियमित भी हमारा थार का मरुस्थल ही करता है। तीसरी इसकी विशेषता है, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है। हमारे भारत में मानसून को आकर्षित करता है थार का मरुस्थल। अगला है रेतीली बलुई मृदा, यानी कि एंटीसोल, यानी कि इसका अलग नाम है एंटीसोल है, का सर्वाधिक विस्तार भी थार के मरुस्थल में है। थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है? लूनी नदी है। इसको हम पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में लोहेस का मैदान है। आपको पता है कि लोहेस का मैदान चाइना के अंदर है, और जो हांग हो नदी है उसको ये लोहेस का मैदान, ये जो पीली जो मृदा है उसको पीला रंग कर देती है, इसको हम पीली नदी भी कहते हैं। और ये चाइना की सबसे बड़ी नदी है, हांग हो नदी। ओके, आगे बढ़ते हैं। थार के मरुस्थल को भौगोलिक एवं जलवायु आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो होता है शुष्क मरुस्थल और एक होता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। और शुष्क मरुस्थल को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, बालुका स्तूप मुक्त जो 41.50% है, और बालुका स्तूप युक्त 58.50% होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम थार के मरुस्थल के 2 भाग पढ़ेंगे, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। ओके, तो अगर ऐसे आप वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे साथ बने रहिए, और मेरे जो इस चैनल टीके स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।